अ, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें मिला है सुशील जी का ग्रेफाइट इंडिया पर। सर टारगेट पूछ रहे हैं 659.50 का। अंशुल भाई, ये ठीक सोच रहे हैं क्या ग्रेफाइट इंडिया के लिए? ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया सर ब्रेकआउट के पास आके वहीं झूल रहा है। जो छोटा वाला ब्रेकआउट था 608, उसने अपना टारगेट 681 किया, वहीं पे झूल रहा है। 681, 682 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, निकल भी गया तो 745 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब बाइंग क्लाइमेक्स वाला है। इतने साल निकल गए, मतलब ऑलमोस्ट 8 साल निकल गए, पता नहीं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर बिल्कुल जबरदस्ती वाला आपको ट्रेड करना है तो 630 के पास ठीक ठाक खड़ा है, 590 के स्टॉप लॉस से कर लीजिए। 682, 745 जा सकता है, बट फिर मैं वही कहूंगा कि इससे बेटर काउंटर है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल टाइम हाई आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे खड़ा है। यूनियन बैंक 422 हफ्ते के बेस ब्रेकआउट पे खड़ा है, जहां कहीं बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है। तो उन काउंटर्स को प्रिफर कर लेना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दीज काउंटर्स। बट फिर भी अगर डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि सुबह शाम दिन में 3 बार ग्रेफाइट लेना ही है, तो फिर 590 के स्टॉप लॉस से लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सोमनाथ जी, ये पूछ रहे हैं इटर्नल पर 280 रुपए की इनकी बाइंग है, इस काउंटर पर आपकी राय? सर इटर्नल पे मैं क्लियरली बेरिश हूँ, हमेशा बेरिश था, अभी भी बेरिश हूँ। हालांकि पिछली बार की बेरिशनेस नहीं चली थी और इस बार की चलने लगी है। तो इटर्नल में पहला टारगेट आपको नीचे 256 मिलेगा। 10, 20, 50 फॉलिंग मूविंग एवरेज, मतलब पिछली बार मेरी गलती थी कि मैंने मुझे लगता है पे ज्यादा जोर दिया था और मूविंग एवरेज पे जोर नहीं दिया था, जो कि राइजिंग थे, इसलिए मैं गलत साबित हुआ। अब क्लियरली मूविंग एवरेज मेरे साथ है। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। कल 10, 20, 50 मूविंग एवरेज को रिजेक्ट किया है। 155 मिलियन वॉल्यूम था, 390% वॉल्यूम राइज था, आज फॉलो थ्रू मूव है। तो अब मुझे लगता है से ज्यादा मूविंग एवरेज भी सपोर्ट में आ गए डेली वीकली के। नीचे में 256 पहला टारगेट है जो नहीं बचेगा, उसके नीचे 221 रुपए आएगा। एक इसी का भाई है वो स्विगी, जो अब तक लॉस में है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, या तो आईपीओ बेस बने या प्रॉफिट में आए तब चलेगा। स्विगी भी देखिए 377 का ब्रेकडाउन ले चुका है। 297 का ऑल टाइम लो ऑलमोस्ट आने ही वाला है, और मुझे नहीं लगता कि 297 बचेगा। वीकली मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर रहेगा 297 आते आते। तो बाउंस बैक जरूर आ सकता है मूविंग एवरेज कैचअप होने, बट इवेंचुअली 297 टूटेगा। और ओला वाला हाल ना हो, मतलब क्योंकि रेगुलरली ₹4.5 का लॉस हर क्वार्टर में पोस्ट हो रहा है, ईपीएस लॉस पोस्ट हो रहा है। तो अगर ओला वाला हाल होता है तो कोई बहुत सरप्राइज मेरे को नहीं होगा। जब तक प्रॉफिटेबल नहीं आता है तब तक दूर रहना है इससे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं साहिब प्रधान साहब, इनका सवाल है केपी एनर्जी और जीएमडीसी, इसको 3 साल के लिए बाय कर सकते हैं क्या, इन दोनों को? केपीएल और दूसरा कौन सा है सर? जीएमडीसी। जीएमडीसी तो बिल्कुल बिंदास लेके छोड़ दीजिए। बजट अजट वाली वोलेटिलिटी थोड़ी सी निकलेगी, हो सकता है एक बार 466 तक भी नीचे मिले। जितना नीचे मिल जाए उतना एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिएगा, आराम से 1200 रुपए पा जाएंगे। केपीईएल में फिलहाल हाथ रोक के रखिए, दोबारा इसको 360 के ऊपर आने दीजिए। 360 के ऊपर आता है तो बिल्कुल आराम से बाइंग करके चलेंगे, तब स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आएगी। ठीक है। एक सवाल मिला है दिनेश जी का, ये सर पूछे हैं आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप की। जी हाँ एक्चुअली दोनों पर हो गया ना आपका। जीएमडीसी को बजट, मतलब बजट से भी उम्मीद है और बाय करके रख सकते हैं ना? जीएमडीसी अगर 2-3 साल का नजरिया है तो बिल्कुल बाई करिए। एक रिस्क है 466 तक पुल बैक की, तो पैसा बचा के रखिएगा कि डिप पे ऐड कर सकें। और केपी एनर्जी 360 रुपए निकलने के बाद दोबारा बाई करना स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथ आ जाने दीजिए उसमें, तब बाई करना स्टार्ट करेंगे। या तो कोई यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम रिजेक्शन बार बने तो बाई करेंगे, या 360 के ऊपर जब स्ट्रेंथ प्रूफ करेगा तब बाई करेंगे। दिनेश जी पूछ रहे हैं आशापुरा माइंड कैप में क्या टारगेट रखें सर? आशापुरा, आशापुरा का लगभग काम खत्म हो चुका है सर। आशापुरा, आपको याद होगा ब्रेकआउट हमने 472 से प्ले करना स्टार्ट किया था, 950 का हाई बना है।
प्राइमा फेसी बाइंग क्लाइमेक्स 860 पे बना है, कंफर्म्ड बाइंग क्लाइमेक्स 700 रुपए की नीचे क्लोज होने पे बन जाएगा। तो आशापुरा 860 के बाद से मेरी लिस्ट से बाहर है। 711 का टारगेट था जो आ गया है, 711 नहीं बचेगा तो 590 रुपए तक नीचे आते हुए दिखेगा। खेल खत्म हो चुका, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाटा स्टील बाय कर सकते हैं क्या? इन्वेस्टर यस, ट्रेडर नो। ट्रेडर हमेशा डिप पे बाई करें, ऑल टाइम हाई पे बेचे, तो आज ऑल टाइम हाई लगा है, ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इन्वेस्टर कहीं भी लेते चलें, डिप पे ऐड करते चलें, 240 जा रहा है। साक्षी जी का सवाल है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके क्या फाइनल टारगेट दिखते हैं आपको? हिंद पेट्रो में एक ब्रेकआउट फेल हुआ है 445 पे, 403 तक नीचे आ सकता है। बाई ऑन डिप ही करना है, मतलब बाई ऑन डिप नहीं करना है, बाई ऑन डिप के बाद जब पॉजिटिव रिएक्शन मिले तब बाई करना है। 403 तक आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं है, छोटा सा ब्रेकआउट फेल हुआ है, ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कट रहा है तो उसमें लिक्विडेशन आ रही है। ये इन्वेस्टर्स को मौका है लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करने का, तो इसको एक्यूमुलेट करके चलिए। 700 रुपए कम से कम मिलेगा। आईओसी वही 240 250 और बीपीसीएल भी लगभग 600 700 रुपए का टारगेट रहेगा। 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए, ब्याज का पैसा आपको डिविडेंड में मिलता रहेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग मिल जाएगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, रसिका जी का, ये पूछ रही हैं, सीजी पावर में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है क्या? हाँ जी, ये तो कब से बता रहे हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स और फेल्ड ब्रेकआउट सब कुछ हो चुका है। जब 786 पे फेल्ड ब्रेकआउट भी बन रहा था सितंबर पे, तब से बाइक डिस्कस कर रहे हैं कि 717, 654, 578, 517 ये सब आएंगे। 578 तक आ चुका है, 517 भी आएगा। और मुझे नहीं लग रहा कि 517 की जोन प्रोटेक्ट होगी। 517 निकलने के बाद इसमें टारगेट खुलेंगे 420 रुपए के, और 420 निकलने के बाद फाइनल टारगेट बनता है 357 रुपए का। तो ऊपर नीचे करते हुए 357 रुपए 45 पैसा आराम से आ जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अली जेबा जी का, सागर सीमेंट 280 का लिया हुआ है, इस काउंटर पर आपकी राय? सागर सीमेंट में अगेन जब ब्रेकआउट नहीं आया था 298 पे, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बॉक्स हाई का ब्रेकआउट नहीं आया है, तो प्रोबेबली पहले एक बार बॉक्स लो आते हुए दिखेगा विच इज समवेयर अराउंड 166। तो 166 रुपए आ रहा है, वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा सा बुलिश एविडेंस लेने के बाद। नितेश बॉस जी का सवाल है, पीसीजे सर 27 जनवरी को इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको बाय करके चला जा सकता है या नहीं? स्ट्रेंथ तो बनाने की कोशिश कर रहा है अंशुली, और अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ और हुई है कि इसका जो बिज़नेस अपडेट आया था वो भी ठीक आया था अंशुल भाई। बिज़नेस अपडेट पर जाकर अगर हम इस काउंटर को देखें तो क्या ठीक है, या अभी इसमें कुछ फंसने वाली बात हो सकती है? सर देखिए, फंसने वाली कोई बात नहीं है। ये अपन ने जब लास्ट आपने वो स्टॉक एक्सरे किया था तब भी अपना यही डिस्कशन हुआ था कि ये मंथली चार्ट का पैटर्न है। मंथली चार्ट पे अपना ही ओन स्वीट टाइम 7-8-9 कैंडल ले सकता है। तो ये अभी केवल तीसरी कैंडल हुई है। 1054 का जो रीटेस्ट हुआ था ये केवल तीसरी कैंडल है। 1054 के पास यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था 8-9 महीना लगा सकता है, 8-9 कैंडल लगेगी बेस बनाने में, और मंथली चार्ट पे तो 8-9 महीना लगेगा। अभी अगले 6-8 महीना आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट 1054 के लेवल के पास जो एक्टिविटी इसको करनी चाहिए एग्जैक्टली वही एक्टिविटी कर रहा है। डाउन कैंडल पे वॉल्यूम कम रहता है, अप कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन टाइप की चीज दिख रही है। समय अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 6 कैंडल ले सकता है मंथली चार्ट पे। बट उसके बाद जब भी बुलिश एविडेंस या बॉक्स का ब्रेकआउट बनेगा, हम बिल्कुल आगे बाय रिकमेंड करेंगे, क्योंकि 20 रुपए से कम का टारगेट नहीं दिखता। बट अभी समय नहीं है, आप गलत समय पे एंटर करेंगे, 6 महीने से 8 महीने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इन्होंने पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 640 करोड़ रुपए के करीब का रेवेन्यू किया था, उस पर ये 37% की ग्रोथ कह रहे हैं। कंपनी ने जो Q3 अपडेट्स दिया था, 37% की ग्रोथ का मतलब है कि ठीक ठाक रेवेन्यू इनका आ जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बोला था वो ये था कि इन्होंने अपना 68% कर्ज चुका दिया है, और कह रहे हैं कि डेट फ्री हो ही जाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और कंपनी के जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी
मार्च 2024 तक ये करीब 125-30 करोड़ रुपए क्वार्टरली रहती थी, जो घट के अब केवल 36 करोड़ रुपए रह गई है। इन्होंने एक डेट स्ट्रक्चरिंग भी की थी, बैंकर से भी बात की थी, वो सारा कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट कराया था अपना, और 36 करोड़ का केवल इंटरेस्ट क्वार्टरली रह गया है। तो अगर ये भी हट जाएगा बुक से तो इनको सीधे 36 करोड़ रुपए प्रॉफिट तो सीधे बढ़ जाएंगे। तो 200 करोड़ के प्रॉफिट में अगर 36 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट में बढ़ता है तो अप्रॉक्स 15% का जंप तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में खुद से खुद आ जाएगा, केवल कर चुका कर। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट वो जो करे वो अलग चीज़ है। ठीक है सर, रिज़ल्ट से पहले रिज़ल्ट चूँकि 27 को होंगे तो रिज़ल्ट वाले डे पर ही अब हमारी बात होगी, क्योंकि 24, 25, 26 की 3 दिन अब छुट्टी है मार्केट में, तो सीधा रिज़ल्ट डे पर देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर लॉरस लैब पर, माफ़ कीजिएगा MTR टेक पर। यहाँ पर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है क्या? स्वप्निल जी पूछ रहे हैं, 2740 पे लेके रखा है। नहीं, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं हुआ है सर, ब्रेकआउट फेल हुआ है। जो छोटे वाले ब्रेकआउट का टारगेट था 2760 2759, वो टेस्ट करने के बाद बड़े वाले स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट फेल हुआ है। लिक्विडेशन में 50 डे मूविंग एवरेज आ चुका है 2437 पे। अगर ये लिक्विडेशन कंटिन्यू रही तो नीचे जा सकता है 2238 पे, जाता हुआ दिख भी रहा है, 2238 तक आ सकता है। 2238 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर बॉक्स हाई रिजेक्ट है, बॉक्स लो 1205 का टारगेट खुल जाएगा। अगर लॉन्ग है तो ज्यादा से ज्यादा 2400 का स्टॉप लॉस लीजिए, इससे नीचे का स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। निष्ठा जी हैं, ये पूछ रही हैं टाइटन, इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब ये नीचे आता जा रहा है लगातार, बाइंग प्राइस है इनकी 3700, क्या करे? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। टाइटन इन्होंने लिया था और 3700 की इनकी बाइंग टाइटन प्राइस का है। तो खेल खत्म है सर। टाइटन तो आपको याद है, जिस दिन बिजनेस अपडेट आया था वेडनेसडे को 7 जनवरी, तभी क्लियर था कि गैप अप खुला है और गैप अप का लो है 4202। 4202 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो टूटा तो 50 डे मूविंग एवरेज आएगा 3975, जो आज कल भी आया, आज भी आया, बाउंस बैक कर सकता है 20 डे मूविंग एवरेज 4100 तक। बट अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 3862 है, वहां तक डिप मार सकता है ये। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शिवभक्त सुमित जी के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, बोल रहे हैं सिरमा SGS पर सर रिव्यू करवा दीजिए, 820 रुपए का लिया हुआ है। कौन सा शो है? सिरमा SGS। सिरमा SGS आपको याद है 833 पे अपन ने डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन अगर बनता है तो क्लाइमेटिक टॉप बनेगा, और जो प्रीवियस ब्रेकआउट 90 वीक्स का जो कपनल ब्रेकआउट था 661 644, उसको टेस्ट करने आएगा। 3 दिन से उसको टेस्ट कर रहा है, पुल बैक है, बहुत वीक पुल बैक है, नहीं अच्छा लग रहा है। 644 टूटा तो पूरा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और लिक्विडेशन में टारगेट आएगा 499 का पहला। 12,800 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप में आता है, छेड़छाड़ मत कीजिए। 644 टूटे तो क्लियर कट दिल पक्का करके लॉस बुक कर लीजिए, नहीं फिर 499 कम से कम देखेंगे। नॉट फर्स्ट लास्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट 499 बनेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है दीपक पटेल साहब का, ये पूछ रहे हैं कि सर विमता लैब, इसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? विमटा लैब बाई करना चाहिए। विमटा लैब बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। विमटा लैब या तो 587 के ऊपर मिल जाए, या हाँ ले सकते हैं सर, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, मंथली 20 मंथ मूविंग एवरेज पे 513 पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे। जी, अभिनव जी की सुपर चैट रह गई है। अभिनव जी, आई एम सो सॉरी, आपकी सुपर चैट मैं ले ही रहा था, इतने में गायब हो गई, और मैंने PCR टीम को बोला हुआ है कि अगर उनको मिलती है आपकी सुपर चैट तो वो मुझे भेज दें। लेकिन इन द मीनवाइल आप अपना सवाल पूछ लें। सुपर चैट का कुछ ड्यूरेशन होता है, आई बिलीव वो कुछ समय के लिए ही हमारे पास पॉपअप होती है और फिर एकदम से चली जाती है, तो आप प्लीज़ अपनी सुपर चैट दोबारा से भेज दीजिए। एक सवाल हमें मिला है समीर जी का, ये पूछ रहे हैं सर एक्शन कंस्ट्रक्शन के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म से पड़े हुए हैं, हाई से बहुत नीचे आ गए हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? 9 से 12 महीने दोनों को होल्ड कर सकता हूं, एक्शन कंस्ट्रक्शन और ब्रिगेड। तो ब्रिगेड में तो बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हो चुका था 1170 पे,
इसका पहला टारगेट 849 हो चुका है, दूसरा टारगेट 647 है, और 647 निकलने के बाद अगला टारगेट 438 का है। 18,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप या मिड कैप में फॉल करता है तो कोई डाउट नहीं है, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 647 438 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी 1280, ये मेरे को याद है, इसमें कोई न्यूज या कोई रिजल्ट या ऑर्डर कुछ आया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि 1280 का बाइंग क्लाइमेक्स है, नहीं इसमें कुछ करना है। 778 का पहला टारगेट है, 654 का दूसरा है, 502 का तीसरा है। 502 रुपए आते हुए दिख रहा है। एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सर टाटा टेक और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन दोनों पर आपकी राय? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो तुरंत बाई करके रख लेना चाहिए। 261 बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा है, बड़े वॉल्यूम से प्रोटेक्ट हो रहा है, बाई करके छोड़ देना चाहिए 2-3 साल के लिए। टाटा टेक में भी 629 पैनिक लेवल एक्सपेक्टेड था, आया ही नहीं, 632 का लो बना के निकल गया। मोमेंटम चाहिए तो 687 के ऊपर बाई कीजिए। कंसोलिडेशन में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना है तो यहीं ले लीजिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इस पर हम थोड़ा सा अभी विस्तार से बात करेंगे, मैं 2 मिनट रुक जाइए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आपकी राय सर, क्या टारगेट रखें? सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नीचे लोअर एंड पे कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 71 पे दे रहा है। 75-50 पहला रेजिस्टेंस है, 75-50 निकलता है तो 86 तक जा सकता है। बट अगर मैं 3 चार्ट आजू बाजू में लगाऊं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल टाइम हाई का आईपीओ बेस ब्रेकआउट दे रहा है, सालों का हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 का ब्रेकआउट देके 84 का टारगेट कंप्लीट करके कंसोलिडेशन में सेकंड हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ। इक्विटास अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे कप हैंडल बना रहा है, यानी एकदम खराब और गंदी लोकेशन पे, तो ना रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना लोकेशन अच्छी है, तो मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं। टॉप ऑफ द लिस्ट उज्जीवन, सेकंड बेस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उत्तम डे साहब का सवाल है, बेल राइज, यहाँ पर 169 की बाइंग है, 1600 शेयर है इनके पास, होल्ड या सेल? बेलाइस का काम खत्म सर। 172 के नीचे हमने कितना डिस्कस किया था कि 172 के नीचे तो रहना ही नहीं है लॉन्ग। उसके बाद आपको 154, 142 दो टारगेट आराम से मिलेंगे, तो 172 के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। पिछले 5 दिन से तो 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट कर रहा है, तो 154, 142 आ सकता है। एक हमारी दर्शक हैं, मिता गाड़िया मैडम हैं, ये जायसवाल नेको पर पूछ रही हैं, 88 के पर अब नीचे एवरेज कर सकते हैं क्या? इनके पास कुछ ही शेयर हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए मेरा आपको एक सजेशन है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ के म्यूचुअल फंड में चले जाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपसे मैनेजमेंट नहीं होता है। मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ था कि ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब कहानी सब अच्छी है, जब तक 79 के ऊपर है तब तक सब कहानी अच्छी है। 79 टूटने के बाद इसको शांति से बेच के जब तक नया पैटर्न नहीं बनता है छोड़ देना है। 79 टूट के भी 5 दिन हो चुका है। अगर आप एवरेजिंग की बात कर रही हैं तो फिर आप अभी शेयर बाजार नहीं समझ रही हैं कि ये 7,000 करोड़ का स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 50, 60, 70% गिरना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि म्यूचुअल फंड में चले जाइए, पैसा अपना बचा के रखिए। 79 टूटा है, 64 का पहला सपोर्ट है, वहां तक इमीडिएट आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल मिला है हमें, एक दर्शक हैं वीर अवनी जी, इन्होंने टीसीएस सेल किया है और पूछ रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन किस रेट में एवरेज कर सकते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे तो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि इसको हम स्टॉक एक्सरे में ही ले लेंगे, लेकिन टीसीएस सेल करने का डिसीजन ठीक है क्या अंशुल भाई? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो टीसीएस भर भर के लेना चाहिए ऑल टाइम हाई के लिए। टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई आ ही गया ऑलमोस्ट, एचसीएल टेक भी आने की तैयारी में ही है, इन्फोसिस भी आ जाएगा। चौथे नंबर पे टीसीएस है, वो भी ऑल टाइम हाई पे ही आ जाएगा। अनलेस टीसीएस बेच के आप इन्फोसिस या कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट स्टैंड अलोन टीसीएस बेच रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार?
टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।